प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सबों को पता है कि लगातार टेस्ट सीरीज में मैं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा हूं और अभी 3 एग्जामिनेशन आपका हो चुका है। तो तीसरे एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था उसमें 50 क्वेश्चंस मैंने आपको डील करके 50 क्वेश्चंस का टोटल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में दे दिया। अब 50 और बचे हैं, तो इसको भी आप देख लो और समझ लो, क्योंकि जो है आपको मैं सिर्फ आंसर नहीं करा रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में मैं सेट कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा चीज क्या होता है? कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है, तो देखते हैं अगले और 50 क्वेश्चंस को। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और जो जो कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा उसको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, ओके। देखो, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कोई भी सीड्स जो हमारे पूर्वजों ने बोया है उसके बराबरी का नहीं हो सकता है। तो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। ये लाइन आपको याद होगा। ये लाइन जो है, बस ये लाइन लिया गया है कहाँ से? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसी से न लिया गया है कि हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, सभ्यता रूपी बीज, उसके बराबर का बीज कोई नहीं हो सकता। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ऑलवेज अलाइव एंड। ये पास्ट जो है, जो समय बीत गया, ऐसा नहीं कि उसका हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वो भी इट इज ऑलवेज अलाइव एंड डायनामिक, वो भी हमारे जीवन में जीवित रहता है, डायनामिक रहता है, चलायमान रहता है, जो हमारे फ्यूचर पर असर डालता है। बॉम्बे बिवेयर इज रिटन बाय, किसने लिखा था बॉम्बे बिवेयर? आपको याद होगा। द प्रिंसेस, अ बैंड इन गंगेस, बॉम्बे बिवेयर, ये सब किसकी रचना है? मनोहर मालगांवकर की रचना है। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर पार्टेड बी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में आपको कहा गया है ना कि वे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं वे एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते हैं। नेवर पार्टेड बी, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो एक लिरिक है, एक गे कविता है, क्योंकि देखो एपिक मतलब महाकाव्य होता है, तो महाकाव्य तो ये है नहीं, और सोनेट मतलब था 14 लाइन की कविता, तो वास्तव में ये गे है, गाने योग्य कविता है। इन ऑट टू ऑटम द किड्स ऑल्सो डील्स विद डैश इन डिटेल। ऑट टू ऑटम में किड्स जो है किसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं? तो भाई ऑटम में ऑटम सीजन के बारे में चर्चा करेंगे, और क्या। देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेतुका होते हैं, इसीलिए मैंने 100 क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी सेट किया जो बेतुका टाइप का है। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन सेट होगा, क्योंकि देखो जब 100 क्वेश्चंस होता है ना तो एकदम से परफेक्ट क्वेश्चन सेटिंग नहीं होता है। हाँ, यही अगर 60 क्वेश्चंस रहेगा तो एकदम एक एक क्वेश्चन परफेक्ट सेट होगा। टी.एस. इलियट इज वेल नोन। टी.एस. इलियट जो थे वे वेल नोन क्या थे? पोएट थे, क्रिटिक आलोचक थे, ड्रामेटिस्ट नाटककार थे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी थे, ये सभी थे। अगला सवाल देखो, सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय। सन्स एंड लवर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता होगा लेडी चैटरलेज लवर, ये भी लिखा गया उन्हीं के द्वारा। हाँ, याद आ गया, किसके द्वारा? टी.एस. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है ये कविता या किताब, सन्स एंड लवर्स। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था? डायना से, रुपनी से, लोरेंस से, फ्लोरेंस से करना चाहता था। पर्लस बक विजिटेड इंडिया टू सी डैश। पर्लस बक भारत आई थी किसको देखने के लिए? ताजमहल देखने, फतेहपुर सिकरी देखने? नहीं नहीं, मेनली उनका जो टारगेट था वो था द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीसेंट्स।
भारत के जो युवा और बुद्धिजीवी लोग थे उनसे मिलने और यहाँ के किसानों को देखने के लिए। देखो 61 क्वेश्चन है, भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था? तो सन 1963 ईस्वी में। रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन डैश, रसेल को नोबेल प्राइज मिला था किस वर्ष? तो सन 1950 ईस्वी में मिला था उनको। आप एक बात जान लीजिए, पर्लेस बक को मिला था 1938 में, टी.एस. इलियट को मिला था 1948 में, रसेल को मिला था 1950 में। क्या? नोबेल प्राइज। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू अ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन जो है हमें सिखाता है कर्तव्य करने का तरीका, कर्तव्य का पथ क्या है, आपका क्या कर्तव्य है, इसको दिखाता है, सिखाता है कौन? सिविलाइजेशन, सभ्यता। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश, आधुनिक सभ्यता में कुछ नहीं है, बस वस्तुओं की पूजा। जितना ज्यादा आपके पास वस्तु रहेगा आप उतना सभ्य हैं, और अगर आपके पास वस्तु नहीं है तो आप असभ्य हैं। यही तो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, मटेरियल, वर्शिप ऑफ मटेरियल। आगे देखो, हु ऑलवेज अबेड नानू काका, नानू काका का हमेशा जो है आज्ञा पालन कौन करता था? तो द अंडर सेक्रेटरी, जो कि लेखक है मनोहर मालगांवकर, अंडर सेक्रेटरी वही। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, हु सेज दिस लाइन, किसने ये लाइन कहा था कि टाई और कॉलर मतलब टाई लगाने वाला जो बिजनेस है वो आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं है? ये लाइन कहा था किसने? नानू काका ने। किसको कहा था? अपने भांजे मनोहर मालगांवकर को। इन बांग्लादेश रूप ठोका इज अ काइंड ऑफ डैश, बांग्लादेश में रूप ठोका क्या है? अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, अ फेयरी, परियों की कहानी, फेयरी टेल्स, खूबसूरत कहानियां। When Martin Luther King Jr. delivered this speech, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह स्पीच, भाषण कब दिया था? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को, 28 अगस्त 1963। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, खाली जगह, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है, ये अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया ये पंक्ति, वो माँ के घर रहना पसंद करती है, अपने मायके जा करके, क्योंकि वहाँ उसे ज़्यादा फ्रीडम फील होता है। सी फील्स फ्रीडम देयर, ज़्यादा स्वतंत्रता वहाँ पे फील होता है वहाँ पे। When a baby is born, it is the occasion of joy for death, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये अकेजन, वास्तव में ये जो अकेजन होता है, ये जो अवसर होता है पूरे फैमिली के लिए खुशी का अवसर होता है। बेंजी इज द सन ऑफ डैश, बेंजी किसका बेटा था? तो बेंजी किसका बेटा है? तो जॉनसन का बेटा है बेंजी। When Benji was 21 years, his father handed him, जब बेंजी 21 ईयर्स का हो गया तो उसके पिताजी ने उन्हें क्या हैंडेड किया, क्या चीज उनके हाथ में दिया? तो दिया था उन्होंने पासबुक। इंडियंस आर बाय नेचर, इंडियंस जो होते हैं बाय नेचर क्या होते हैं? तो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। पर्लेस बक हैड एन इंडियन फैमिली, पर्लेस बक के पास क्या था? एक इंडियन फैमिली डॉक्टर, जो उन्हें इंडिया के बारे में ढेर सारा नॉलेज देते रहते थे। उस डॉक्टर के द्वारा उन्हें नॉलेज मिलता था काफी, वो इंडियन डॉक्टर। हाउ ओल्ड वाल्ट विटमैन इज, वाल्ट विटमैन का उम्र क्या है? वाल्ट विटमैन 37 ईयर्स ओल्ड थे, 37 ईयर्स ओल्ड वाल्ट विटमैन। देखो अब 76 नंबर क्वेश्चन देखो, द लाइन एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन कहाँ से लिया गया ये पंक्ति? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ
तो 1915 में रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु हो गई। 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो उसी समय क्या हुआ था, उसी समय जो है जो अर्ली फेज था युद्ध का शुरुआती दौर, उसमें पेट्रियोटिज्म को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति, पेट्रियोटिज्म को प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे रूपर्ट ब्रुक। मुंगोजरी एंड ग्रिडलबॉर्न आर ऑल्सो, ये कैट्स है, मुंगोजरी और ग्रिडलबॉर्न क्या है, कैट्स। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नैक, स्नैक में कविता में जो स्नैक कविता जो है उसमें स्पीकर कौन है, तो स्नैक कविता के स्पीकर जो है वास्तव में वो कौन है, तो वो है D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर्स, पोएटेस जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस में पोएटेस जो है वो किनके दरवाजे पर प्रेम की भीख मांग रही है, तो वास्तव में अजनबियों के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स डोर। कविता में ऐसा कहा गया है कि आज मैं अजनबियों के दरवाजे पर भटक भटक करके अपने प्यार के लिए भीख मांगती हूँ, लेकिन ऐसा कहीं भी संयोग नहीं बनता कि मुझे किसी अजनबी से भी दादी माँ का प्यार मिल सके। व्हाट डू यू थिंक डैश सुजान, तुम सुजान के बारे में क्या सोचते हो, के बारे में सेंस है तो अबाउट प्रीपोजिशन लगेगा के बारे में। या देखो ही डैश रेदर डाई देन बेग, इस रूल को समझो भैया, समझ लो। रेदर देन का प्रयोग अगर किसी वाक्य में हुआ है तो वहां पे उड लगाना। रेदर देन का मतलब होता है, ये तुलना करने के लिए जो होता है अपेक्षाकृत, मतलब भीख मांगने से के अपेक्षाकृत, यानी भीख मांगने से बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। ही उड, ही का प्रयोग हुआ है तो वह मर जाए, तो उड का प्रयोग होगा, रेदर देन के साथ उड का प्रयोग होता है। ही लेबर्स हार्ड सो दैट जब लगा हुआ है इसका मतलब आपको पर्पस बताना है, उद्देश्य बताना है कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह ट्रॉफी जीत सके, तो पर्पस बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो एम्प्लॉयड का स्पेलिंग होता है EMPLOYED। अब देखो चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एप्रिसिएट का होता है APPRECIATE। एप्रिसिएट जो होगा उसका क्या होगा, एप्रिसिएट, ये स्पेलिंग सही होगा। एप्रिसिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, कि एप्रिसिएटेड मी, उसने मेरी प्रशंसा की। बर्स्ट, बर्स्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, बर्स्ट के साथ हमेशा लगता है इनटू, बर्स्ट इनटू, he burst into laughter, he burst into tears। सोहन इज अफ्रेड, सोहन डरा हुआ है, किससे भाई, तो अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ। किसी चीज से आप डरा हुआ है, भयभीत है, तो उसके साथ अफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ। वन ऑफ माई ब्रदर्स, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो लिव्स इन पटना। द फ्रॉग फेल खाली जगह द वेल, फ्रॉग जो है मेढक जो है वो कुएं में गिर गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। राम टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, राम जो है अपने माता पिता के साथ दिल्ली जा रहा है या गया है, जो भी सेंस हो, आपको राम के हिसाब से यहाँ पे वर्ब यूज करना है। तो राम जो है सिंगुलर है क्योंकि अब टुगेदर से जोड़े हैं, तो टुगेदर विद से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। तो पहला सब्जेक्ट राम है, तो राम है तो उसके अनुसार क्या लगेगा, एफ तो नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, तो इज गोइंग हो जाएगा। सी नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखो उलेन का स्पेलिंग पूछ रहा है। उलेन मतलब होता है ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा तो आप लोग पहनते हैं जाड़ा में, ऊनी का अंग्रेजी क्या होगा, उलेन। उलेन का स्पेलिंग क्या होगा, WOOLLEN। वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द, हम लोग विश्वास करते हैं कि आत्मा क्या है, अमर है। इमॉर्टलिटी मतलब होता है अमर, मॉर्टल अमरता प्राप्त कर लेना, मॉर्टल इमॉर्टल। तो साउल जो होता है, आत्मा जो होता है ना, वो अमर होता है। चूज करेक्ट
सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का सिनोनिम क्या होगा? सेंट। तो क्या होगा स्पेलिंग? SCENT। ये SCENT सेंड का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सेंड मतलब होता है भेजना, तो ये हो गया भेजा। ये फॉग तो भाई एक सेंट, एक टाइप का परफ्यूम का नाम है। सीन मतलब होता है दृश्य। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम जब अगर दिया हुआ है, आपको पता है ना, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद हमेशा पास्ट पर, पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, तो सिंपल पास्ट होता है तो B2 लगेगा, B2 लगेगा। स्टार्टेड, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, मैं जो जाऊंगा अपने दोस्त को मैं सी ऑफ करने के लिए जाऊंगा, विदा करने के लिए जाऊंगा। आई वेंट आउट, तो मैं अपने दोस्त को विदा करने गया था। सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विधुर। विधुर का अंग्रेजी होता है विडोअर, विडोअर, विडो मतलब होता है विधवा। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है। शिमला इज डैश देन चंडीगढ़, शिमला जो है ना वो चंडीगढ़ से ज्यादा दूर है, तो फार का दूसरा रूप, फार कंपेरेटिव फॉर्म फारदर, सुपरलेटिव फारदेस्ट, तो फारदर यूज हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, यू शुड फेल। चूज, चूज द ओड वन आउट, ओड वन आउट का मतलब होता है कि 4 शब्द है उसमें से एक शब्द जो है ना ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट का मतलब हुआ कि 4 है जिसमें से 3 एक टाइप का है और एक अलग टाइप का है। जैसे व्हीट हो गया गेहूं, पैडी हो गया धान, बार्ली मतलब हो गया जौ, ये सब अनाज है। लेकिन मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, ये तेलहन है, ये थोड़ा अलग, थोड़ा हटके हो गया। इफ इट डैश क्रॉप्स वॉन्ट ड्राई, यदि वर्षा होगी तो फसलें नहीं सूखेगी, तो भाई जो है ना यहाँ पे रेंस, क्योंकि इधर देखो कंडीशनल सेंटेंस है, इधर फ्यूचर टेंस है, इधर कौन सा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट इट के साथ वर्ब 5 लगेगा, रेंस। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। तो ये टोटल क्वेश्चंस मैंने आपका कर दिया है। आप जो है अच्छे से इसको देख लें और फिर अगले टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।